आज के इस वीडियो में देखेंगे फॉन्ट्स एंड कलर सीएसएस में किस तरह से काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक्सटर्नल फॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट में आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे कि फॉन्ट साइजेस किस तरह से चेंज किए जा सकते हैं, फॉलबैक फॉन्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये सब आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस आज का वीडियो मैं दोबारा से बोलूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक तो फॉन्ट बताऊंगा और कलर बताऊंगा। और कोई भी वेबसाइट आप बनाओगे अपनी ज़िंदगी में, फॉन्ट्स एंड कलर्स डेफिनेटली आप लोगों को यूज़ होते हुए वहाँ पर दिखेंगे। तो हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके, इनफैक्ट यहाँ क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसमें मैं वीडियो 19 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करूंगा, और जैसे ही मैं इसको ओपन विद कोड करूंगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक index.html नाम से फाइल मैंने यहाँ पर बना ली है। और मैं यहाँ पर जो है इंटरनल CSS लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता स्टाइल शीट बनाऊँ ताकि आप लोग का सब कुछ एक ही पेज पे रहे। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं H1 लिखूंगा, और H1 के अंदर लिखूंगा फॉन्ट्स, और इसके अंदर मैं एक डालूंगा पैराग्राफ, दिस इज अ वीडियो ऑन फॉन्ट्स मान लो मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी तो यहाँ क्लिक करके बुकमार्क, जो कि आप करते नहीं हो, कर लेना। यहाँ पर क्लिक करके सेव भी कर लेना, और उसी के साथ साथ सोर्स कोड अपडेट हो रहा है, ये भी आप देख लेना। सारे वीडियोस का मैंने सोर्स कोड अपडेट कर दिया है, तो सोर्स कोड तो भाई टाइम टू टाइम अपडेट मैं कर ही देता हूँ। मैं इसको प्रीव्यू करके अगर आप लोग को दिखाऊँ तो नो सरप्राइजेस, यहाँ पर फॉन्ट्स एंड दिस इज अ वीडियो ऑन फॉन्ट्स लिख कर आ गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बिगिनर होंगे और उन्हें पता नहीं होगा फ़ॉन्ट क्या होता है। ये एक अलग फ़ॉन्ट है, और ये एक अलग फ़ॉन्ट है, और ये एक अलग फ़ॉन्ट है। यानी कि अगर आपको टेक्स्ट डिफरेंट अपीयर होता हुआ दिख रहा है तो वो फॉन्ट की वजह से डिफरेंट अपीयर होता हुआ दिखता है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमको फॉन्ट चेंज करना है तो हम फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ही आराम से एक स्टाइल टैग लगाकर लिख सकता हूँ कि यार पैराग्राफ है ना, उसकी फॉन्ट फैमिली को कर दो, क्या कर दो। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मुझे ऑटोमेटिकली VS कोड दे रहा है। मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर COGUI और उसी के साथ साथ टाहोमा और इतनी सारी देखो यहाँ पर फॉन्ट्स देखने को मुझे मिल रहे हैं। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पहला फॉन्ट जो है ये लगाने की कोशिश करेगा। अगर ये फॉन्ट उपलब्ध नहीं है आपके सिस्टम में तो ये वाली फॉन्ट लगाने की कोशिश करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है फॉलबैक फॉन्ट्स कहलाते हैं। यानी कि मेन फॉन्ट है COUI, और टाहोमा, जेनेवा, वर्दाना, सैंस सेरिफ, ये जो है फॉल बैक फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको तो ये थोड़ा सा इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा H1 है उसकी फॉन्ट फैमिली में चेंज कर दूँ, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर आए, तो मैं फॉन्ट फैमिली में टाइम्स न्यू रोमन कर दूंगा। और आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइम्स न्यू रोमन है, तो यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। बट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, और यहाँ पर जैसे ही मैं फॉन्ट फैमिली लिख के इस तरह से लिखूँगा तो लेट्स डू ल्यूसिडा सैंस, और ये वाले जो फॉन्ट फैमिली की पूरी एक सेट है। तो यहाँ पर देखो कि मैंने फॉन्ट जो है चेंज कर दिया। ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है फॉन्ट अभी कंपेयर टू अगर मैं कहूँ जो पहले यहाँ पर फॉन्ट लगा हुआ था। तो फॉन्ट फैमिली से आप लोग जो है फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग फॉन्ट फैमिली डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप लोग जब भी फॉन्ट फैमिली डाल रहे हैं तो एक कम से कम एक ऐसी जेनेरिक फॉन्ट फैमिली डालें ताकि अगर यूज़र के कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं है तो दिक्कत ना हो। ऐसे में ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि टाइम्स न्यू रोमन जैसी, COUI जैसी, सैंस सेरिफ जैसी एक फॉन्ट फैमिली डालना ज़रूरी है आपकी फॉन्ट्स में जब भी आप वेबसाइट्स बना रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर फॉन्ट्स दे सकते हैं। अब फॉन्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे हमारे पास कहूँगा मैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं पैराग्राफ में चाहता हूँ कि जो फॉन्ट स्टाइल है उसको मैं इटैलिक करना चाहूँ तो मैं बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ अपने फॉन्ट स्टाइल को। मैंने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक किया, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास आता है एक तो इटैलिक है, और एक है हमारे पास नॉर्मल, एक है ऑब्लिक। बोल्ड नहीं होता है, बोल्ड के लिए हमें फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको ऑब्लिक कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसी के साथ साथ अगर मैं इसको अंडरलाइन भी नहीं कर सकता, एक्चुअली अंडरलाइन के लिए भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन का। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर यूजुअली इटैलिक के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम यहाँ पर फॉन्ट लिखेंगे, देखो फॉन्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, और मैं यहाँ पर फॉन्ट वेट आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये सारी वैल्यूज़ हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, और आप इस तरह से वैल्यूज़ भी डाल सकते हो। तो देखो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, यानी कि बोल्ड हो गया। तो कभी भी आप बोल्ड करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल करके आप लोग जो है बोल्ड कर सकते हो। तो ऑब्लिक आप कर सकते हो फॉन्ट स्टाइल से, इटैलिक कर सकते हो, आप नॉर्मल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को
यहाँ पर अंडरलाइन करना है तो आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी है जिससे कि आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ओवरलाइन भी आप लोग कर सकते हो, तो ओवरलाइन कुछ इस तरह से दिखता है, ऊपर लाइन आ जाती है। बट ये सब प्रॉपर्टीज़ ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ईमानदारी से उतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं जितनी ज़्यादा आपको इटैलिक आएगी या फिर फॉन्ट वेट आएगी। तो ये यहाँ पर एक कोड पेन है जिसका लिंक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं इसका यहाँ पर लिंक डाल देता हूँ कोड पेन का। और ये कोड पेन का लिंक आप लोगों को बताएगा कौन कौन सी फॉन्ट फैमिलीज़ किस किस तरह से दिखती हैं। तो ये देखो यहाँ पर सेरिफ ऐसे दिखती है, सेंस सेरिफ ऐसे दिखेगी, मोनोस्पेस ऐसी दिखेगी और कर्सिव ऐसे दिखेगी। और आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये कोड पेन बहुत अच्छी तरह से दर्शा रहा है कि किस तरह से आपकी फैमिलीज़ दिखती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यूजुअली जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो तो आप लोग ऐसा चाहोगे कि आप कुछ स्पेशल फॉन्ट्स का इस्तेमाल करो। जैसे कि मैं बल्लू भाई का इस्तेमाल करता हूँ। बल्लू भाई एक फ़ॉन्ट है जो कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, बल्लू भाई और बल्लू बहना ये दोनों फ़ॉन्ट के नाम हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। और ऐसे में आप लोग गूगल फ़ॉन्ट जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हो, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को गूगल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना दिखाता हूँ। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखो, मैं नई टैब में गूगल फ़ॉन्ट लिखूंगा और जैसे ही मैं गूगल फ़ॉन्ट पे यहाँ पर आऊँगा, मैं एक्चुअल में एक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बल्लू भाई लिखूँ, बल्लू भाई, आई होप आई एम स्पेलिंग इट करेक्ट, बल्लू भाई, बल्लू दा भी है, बल्लू बहना भी है। और यहाँ पर मुझे बल्लू भाई फ़ॉन्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये अरेबिक फ़ॉन्ट मुझे क्यों दिखा रहा है। मैं यहाँ पर होम पे आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा हे आई एम गुड। और यहाँ पर आप देखो बल्लू भाई, बल्लू बहना, बल्लू भाई 2, ये सारे फ़ॉन्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो बल्लू भाई 2 इंग्लिश में कुछ ऐसा दिखेगा। अब मान लो मैं इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं रीसेट कर देता हूँ। अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मान लो मैं मीडियम 500 नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ॉन्ट ऐसा दिखे या फिर मैं चाहता हूँ ऐसा दिखे नॉर्मल, तो मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा और ये मुझे यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट दे देगा। अब फ़ॉन्ट को इंक्लूड करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लिंक के थ्रू करें या इंपोर्ट के थ्रू करें। इंपोर्ट के थ्रू अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप स्टाइल टैग के अंदर डाल दें इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं रिपीटेटिव ना हूँ और आपका कम से कम टाइम लेके मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंपोर्ट यूआरएल ऐसे किया। अब मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉन्ट फैमिली। और मैं यहाँ पर इनफैक्ट मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से कॉपी कर लूँगा क्योंकि यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का दिया होता है कि किस तरह से अप्लाई करनी है, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कॉपी पेस्ट करना। और यहाँ पर देखो बल्लू भाई के पास सैन सेरिफ दिया हुआ है कि यार बाई चांस आपके पास बल्लू भाई 2 फॉन्ट नहीं है तो सैन सेरिफ आपको मिला। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉन्ट बिल्कुल इस तरह से दिख रही है, हे आई एम गुड जैसे लिखा था यहाँ दिख रही है। और मैं इसमें से ना ज़रा ये इटैलिक हटा देता हूँ और मैं फॉन्ट वेट भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो मैंने जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए बताई थी, ठीक है। आप एक्जैक्टली चाहोगे फॉन्ट आपका दिखे वैसा जैसे आपने डाउनलोड किया है, और वैसा ही मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने ये जो बल्लू भाई 2 है वो ऐसे ही डाउनलोड किया हुआ है यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये फ़ॉन्ट मुझे मिल गया है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि लिंक का इस्तेमाल करूँ तो मैं एक्चुअली में ये लिंक को भी कॉपी करके फिर मैं यहाँ से ये इंपोर्ट वाला हटाऊँगा और अब मैं इसको डालूँगा अपने हेड टैग में। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि अननेसेसरी स्पेसेस चली जाएँ। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिंक के थ्रू इस फॉन्ट को जो है इंक्लूड कर दिया अपने वेब पेज में। तो मेरे वेब पेज में HTML के थ्रू भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ फ़ॉन्ट्स को, और मैं चाहूँ तो मैं स्टाइल टैग के थ्रू भी इंक्लूड कर सकता हूँ फ़ॉन्ट को, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। और आप यहाँ पर देखो कि मेरा जो बल्लू भाई है वो इंटैक्ट है, मेरी बल्लू भाई फ़ॉन्ट यहाँ पर मुझे दिख रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप इसी तरह से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स जैसे कि पॉपिन्स, जो कि मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पॉपिन्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फॉन्ट्स। तो मुझे मान लो पॉपिन भी इंक्लूड करना है तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जितनी फॉन्ट्स आपको इंक्लूड करना है ना वो आप एक बार में इंक्लूड कर लो। जैसे मैंने पॉपिन्स, मुझको ये वाली चाहिए, मान लो मैंने ये इंक्लूड कर ली, तो मैं ये जो लिंक और इंपोर्ट्स है ना मेरे, मैं इनको एक बार में, यहाँ पर देखो एक ही रिक्वेस्ट में ये दोनों फॉन्ट ले आएगा। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप, मैं ज़रा ये हटा देता हूँ यहाँ से लिंक टैग्स, क्योंकि मैं अभी इंपोर्ट लगा रहा हूँ, इन दोनों में से एक ही लगाना होता है आपको। तो देखो यहाँ पर एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से बल्लू भाई भी आ रहे हैं और एक ही इंपोर्ट स्टेटमेंट से यहाँ पर पॉपिन्स फॉन्ट भी आ रही है। तो एक तीर दो निशाने, आप एक तीर 50 निशाने भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता आपको एक वेब पेज में 50 फॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है वो पॉपिन्स हो जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपिन्स सैन सेरिफ, तो मैं जो पॉपिन्स है इसको पहले यहाँ पर बना दूंगा फॉन्ट, और पॉपिन्स क्योंकि उपलब्ध है अभी तो क्या होगा कि पॉपिन्स लग जाएगी। तो देखो जो H1 है मेरा उसमें पॉपिन्स लग गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पॉपिन्स फॉन्ट का मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फॉन्ट्स है। बट आप लोग गूगल फॉन्ट्स पे जाकर बहुत सारी फॉन्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, मज़ा तो आपको आने वाला है, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। तो दिस वॉज अबाउट फॉन्ट्स इन CSS, और फॉन्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक और जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट साइज़, जिससे कि आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो। अगर मैं फॉन्ट साइज़ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लार्ज, लार्जर, मीडियम ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक्स स्मॉल,
XXL लार्ज, लेकिन मैं आप लोगों को अभी पिक्सल यूनिट्स रिकमेंड करूँगा, फिर आगे हम और भी यूनिट्स की बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 20 पिक्सल्स करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फ़ॉन्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाता चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ नहीं डालूँ, यानी कि मैंने कुछ डाला ही नहीं है फ़ॉन्ट साइज़, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ यहाँ पर H1 का होगा, एक साइज़ यहाँ पर पैराग्राफ का होगा, और ये जो स्टाइलिंग होगी वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की स्टाइलिंग होगी। तो और इसको देखने के लिए मैं ज़रा अपना थोपड़ा यहाँ पे गायब कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो H1 जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉन्ट्स, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंप्यूटेड पे जाऊँगा और यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ जस्ट इन केस जूम के थ्रू कोई वैल्यू ख़राब ना हो। फॉन्ट साइज़ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो देखो 32 पिक्सल्स H1 का है, और जो पैराग्राफ है उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना है 16 पिक्सल्स। अब यहाँ पर देख सकते हो 16 पिक्सल्स का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 20 पिक्सल्स हो जाए, तो मैं इसको 20 पिक्सल्स कर दूंगा, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दिस इज़ अ वीडियो ऑन फॉन्ट्स। अब आप यहीं पर इसको सेलेक्ट करके एरो कीज़ के थ्रू फॉन्ट बढ़ा सकते हो। मैं अप एरो की का इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉन्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और डाउन एरो की का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी फॉन्ट को और छोटा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये मेरा फॉन्ट मैं छोटा कर सकता हूँ, अप एरो की मैंने दबाए रहा, डाउन एरो की मैं दबाए रहा। तो ऐसे आप लोग जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो CSS। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि यार 49 पिक्सल्स मैंने कर दी, और मैं चाहता हूँ कि यार फॉन्ट वेट को कर देते हैं 900 करके देखते हैं, नहीं 900 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मान लो 700 करके देखते हैं, 600 करके देखते हैं, हाँ 600 ठीक है। फिर लेटस से मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका कलर सेट करना, मान लो रेड, और अगर ये स्टाइल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको कॉपी कर लूँगा कुछ इस प्रकार से। मेरी बात को समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये सारे स्टाइल्स चले जाएंगे, क्योंकि जो भी स्टाइल्स आप यहाँ से लगाते हो वो टेम्पररी होते हैं। बट अगर आप चाहते हो इन स्टाइल्स को परमानेंटली लगाना, तो आपने जिस भी एलिमेंट पे लगाए थे, जैसे मैंने पैराग्राफ पे लगाए थे, अब ये स्टाइल्स मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ और ये फॉर एवर यहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हो मैं रीलोड भी करूँगा तब भी ये यहाँ पर आ गए, क्योंकि मैंने अपने कोड में पेस्ट कर दिया है। बट फॉर नाउ मैं नहीं यूज़ करूँगा इन स्टाइल्स को। तो आई होप कि आप समझ गए कि फॉन्ट साइज़ किस तरह से काम करता है। अब इसके बाद एक लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट होता है, और मान लो कि मैं लाइन हाइट को कर देता हूँ लेट अस से 4, ठीक है। अगर मैंने लाइन हाइट को 4 किया पैराग्राफ की, और उसके लिए मुझे यहाँ पर पैराग्राफ में थोड़ा सा कंटेंट डालना पड़ेगा। लेट अस से मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ और यहाँ पर लॉरेम 45 लिखता हूँ, और मैंने लॉरेम 45 ही क्यों लिखा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि 45 ही क्यों लिखा मैंने, या मैं 23 ही क्यों लिखता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर लाइन हाइट से क्या होगा कि यहाँ पर स्पेस जो है वो आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस आ गई है क्योंकि ये यहाँ पर लाइन हाइट 4 दे रखी है। अब मैं इसको कम करूँगा तो आप देखो ये जैसे जैसे मैं कम करूँगा, जैसे मान लो मैंने 1.4 कर दिया या 1.8 कर दिया, तो आप समझ गए कि जो स्पेसिंग है ना ये है लाइन हाइट कंट्रोल करता है बेसिकली, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइंस की स्पेस बढ़ जाए, लाइन हाइट को आप बढ़ा दो। अगर मुझे जानना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी लाइन हाइट की, तो मैं यहाँ से लाइन हाइट को हटाऊँगा और मैं यहाँ पर कंप्यूटेड में जाकर लाइन हाइट सर्च करूँगा, लाइन हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन हाइट मुझे देखने को नहीं मिल रही है इस एलिमेंट में, तो इस एलिमेंट में कोई भी लाइन हाइट कंप्यूट आई गेस नहीं हुई है। तो मैं एक काम करूँगा, गूगल पे सर्च करूँगा डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट, ठीक है। तो जो डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट होती है वो अबाउट 110 to 120% होती है। तो आप अगर चाहें लाइन हाइट को चेंज करना तो आप 1.2 से ज़्यादा करें अगर आपको ज़्यादा करनी है, या फिर आप 1.2 से कम करें, और लाइन हाइट आप लोग को जो है बेसिकली इसकी स्पेसिंग बढ़ाने में हेल्प करेगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है लेटर स्पेसिंग, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। और मैं लेटर स्पेसिंग को बढ़ाऊंगा तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऊपर ये लेटर्स की स्पेसिंग को बढ़ा देती है बेसिकली, जो कि ये कह रही है। तो कभी आपको लेटर स्पेसिंग बढ़ानी हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग को, ठीक है। मैं पर्सनली इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता हूँ अपनी जो भी वेबसाइट्स बनाता हूँ, लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को उन सब चीज़ों का पता चले जो कि आप लोगों को शायद कभी अगर आप करना चाहते हो, लेटर से आप लोग पहले लेटर को कैपिटलाइज करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कैसे करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो आप लोगों को पता ही नहीं होंगी, अगर कैसे करनी है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को कैपिटलाइज करना है किसी भी फर्स्ट लेटर को या फिर किसी भी वर्ड को, जैसे मान लो H1 है, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर H2 डालता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट फॉन्ट्स। अब मैं यहाँ पर H2 लिखूँगा, आई होप आप लोग को दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर H2 लिखूँगा, मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मान लो मैं यहाँ पर कैपिटलाइज लिख दूँ, तो मैंने यहाँ पर देखो अबाउट फॉन्ट्स का अगर F को अबाउट फॉन्ट्स के A को अगर मैंने स्मॉल कर दिया है, तो आप यहाँ पर देखो अबाउट फॉन्ट्स के A को कैपिटल कर दिया जाएगा फर्स्ट लेटर को, ठीक है। अब अगर मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर लेटर से लिख दूँ कोलन लगा के लोअर केस, तो आप यहाँ पर देखो जैसे मैंने लोअर केस किया ये पूरा लोअर केस हो जाएगा, अपर केस करूँगा तो अपर केस हो जाएगा, ठीक है।
पर केस, और ये काम में आ जाता है। पता है ऐसी चीज़ नहीं है कि ये काम में ही नहीं आएगी कभी। हर चीज़ को ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ये काम में नहीं आएगी, ये एक्चुअल में आपके काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है आई होप कि आप लोग जो है अपनी टूल बेल्ट में बांध लो। फिर होता है यहाँ पर, मैंने देखो टेक्स्ट डेकोरेशन तो आपको बता दिया था कि यार अगर आपको अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट डेकोरेशन कलर के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर एक्वा आप करोगे तो यहाँ पर देखो एक्वा कलर से अंडरलाइन हो गया। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप नेविगेशन बार्स वगैरह बनाते हो। और नेविगेशन बार्स में ऐसा कई बार होता है कि आप जब होवर करो उन पर तो उनका कलर चेंज हो जाए, या लाइन कुछ इस प्रकार से अपीयर हो, तो वो सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू कर सकते हो। सो आई होप कि समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी लिख देना यार अगर समझ में आ रही है चीज़ें आप लोग को। तो फिर बहुत क्विकली 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अगर इस एलिमेंट पर ऐड करूँ टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ यार ताकि आप लोग के रेफरेंस के लिए रहे कोड आपके पास। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ डॉटेड स्टाइल, डॉटेड यहाँ पर हो तो डॉटेड हो जाएगा। कहाँ गया प्रीव्यू, ये रहा। तो देखो ये डॉटेड हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आई होप अभी दिख रहा होगा। तो डॉटेड अगर मैं चाहता हूँ हो तो मेरा जो अंडरलाइनिंग है वो डॉटेड हो जाएगी। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पर डॉटेड है, ये डबल है, ये इनहेरिट है। इनहेरिट मतलब कि जो अपने पेरेंट्स है उससे इनहेरिट करेगा। अगर मैं सॉलिड करूँगा तो ऐसे होगी, वेवी करूँगा तो देखो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डैश चाहते हो, डॉटेड चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप देखो डैश ऐसा है, डॉटेड ऐसा है, फिर वेवी ऐसा है, ठीक है। बट मैं बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, इतना वेब डेवलपमेंट किया है ज़िंदगी में, शायद ही कभी आप लोगों को ये वेवी डॉटेड वाली लाइंस जो है ये काम आने वाली हैं। बट देखो पता होनी चाहिए, मैं फिर से कहूँगा पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि यार पता नहीं है अगर आप लोगों को तो फिर दिक्कत होगी यार। कभी आपको किसी ने बोल दिया यार मुझे डैश चाहिए, डॉटेड चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बनाना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। थिकनेस भी होती है, मैं यहाँ पर आपको थिकनेस भी बता देता हूँ, और होती तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट देखो आपको थिकनेस करना है तो आप टेक्स्ट डेको TH लिखोगे ना तो देखो ये सजेस्ट करेगा थिकनेस। कभी भी आप लोग को ये पूरा टाइप करने का मन नहीं है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर या किसी भी प्रॉपर्टी को टाइप करने का मन नहीं है ना, तो आप क्या करो, T लिखो, D लिखो और CO लिखो, ये आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये टाइप करने का अगर मन नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से सजेस्ट हो जाइए, तो मैं लिखूँगा T, DE और TH, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, मतलब इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा, और ये मुझे सजेस्ट हो जाएगी। मतलब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस चाहता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। टेक्स्ट डेकोरेशन DE और TH से थिकनेस, देखो आ गया पहले ही। और ये दिखा भी रहा है कि क्यों सजेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपने TE इसने यहाँ से ले लिया, DE यहाँ से ले लिया, TH यहाँ से ले लिया। एंटर मारोगे सीधा ही आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपको सिंपली एरो की यूज़ करके यहाँ पर क्या करना है, या फिर आप अगर सिर्फ इस तरह से कोलन करोगे तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखा रहा है। अब क्या चाहते हो आप, कितनी थिकनेस चाहते हो, तो आप थिकनेस की जो है वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं इसको करता हूँ 45 पिक्सल्स। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कर दी, आई गेस मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है। तो डॉटेड ना करके ना मैं इसको हटा दूंगा यार, इसको सॉलिड ही रखूँगा, इसको मैं सॉलिड ही रखूँगा। और आप यहाँ पर देखो कि ये कुछ ज़्यादा ही मोटी मैंने कर दी है। देखो इसकी वैल्यू को मुझे थोड़ा कम करना होगा, और देखो मैं इसकी वैल्यू को कम करूँगा तो ये थोड़ा कम हो गया। आई थिंक 7 पिक्सल इज़ मोर देन इनफ यार, 7 पिक्सल्स इज़ वे मोर देन इनफ। तो 7 पिक्सल्स इसको करते हैं, और देखो ये मोटी हो गई। तो कभी आपको मोटी करनी है, क्या मोटी करनी है आप लोगों को, अगर जो आपकी अंडरलाइन है टेक्स्ट डेकोरेशन को मोटा करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो आप लोग टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस का इस्तेमाल करो मोटा करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो मैं 45 पिक्सल्स कर दूँ टेक्स्ट इंडेंट को, तो देखो यहाँ से एक इंडेंट आ जाता है, ठीक है। तो आप इंडेंट ऐड कर सकते हो, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो मेरा H2 है इसमें टेक्स्ट इंडेंट की वैल्यू को अगर मैं कम करूँगा, एरो कीज से कर रहा हूँ, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से इंडेंट आप कर सकते हो इसको। फिर इसके बाद ब्लॉग्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली होती है टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हो, अगर आपका जो टेक्स्ट है वो आपके बॉक्स से ओवरफ्लो हो रहा है तब क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ, जैसे कि मुझे डॉटेड नहीं चाहिए, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ यार, एक्वा नहीं करना चाहूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन कलर को, या फिर ब्लू कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक आई गेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मैं यहाँ पर मान लो चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट ओवरफ्लो है इसकी मैं विड्थ एक सेट कर दूँगा। मान लो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 45 पिक्सल्स, ठीक है। और 45 पिक्सल जैसे ही मैंने किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं अगर टेक्स्ट ओवरफ्लो में एलिप्सिस करूँ या फिर लेटेस्ट से मैं क्लिप करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एलिप्सिस और क्लिप में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी विड्थ को अगर मैं बढ़ा दूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और लेट्स डू द सेम फॉर पैराग्राफ यार, आई थिंक पैराग्राफ में हम ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास दूंगा और क्लास में लॉरेम कर दूंगा और डॉट लॉरेम करके एक स्टाइल लगाऊंगा यहाँ पर डॉट लॉरेम, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखाता हूँ। एक तो टेक्स्ट ओवरफ्लो, एक तो इसकी विड्थ में दे दूंगा, एक तो सबसे पहले इसमें मैं बॉर्डर दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड रेड,
और इसके बाद मैं इसकी विड्थ दे दूंगा 45 पिक्सल्स एंड लेट्स सी कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा इस पैराग्राफ को कि यार अगर इसमें टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है तो एलिप्सिस कर दो। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को ओवरफ्लो हिडन करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि अगर बॉक्स से ओवरफ्लो कर रहा है आपका एलिमेंट तो आप क्या चाहते हो, स्क्रॉल चाहते हो, हिडन चाहते हो। तो आप देखो मैंने ओवरफ्लो को हिडन कर दिया तो एलिप्सिस से ये हो रहा है। और अगर मैं इसको क्लिप कर दूं, आपको दिखाता हूँ इसकी वैल्यू को क्लिप में चेंज करके, तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल ही क्लिप कर दिया इसने, हाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक और प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा इस तरह की, और वो है वर्ड ब्रेक। तो मैं एक काम करूँगा, इसको 145 कर दूंगा, इन दोनों को मैं कुछ इस तरह से करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा वर्ड ब्रेक। और वर्ड ब्रेक में अगर मैं ब्रेक ऑल करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मैं ब्रेक ऑल नहीं करूँगा तो क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर डॉलर नीचे चला गया। अगर मैं ब्रेक ऑल करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर वर्ड को ब्रेक कर देगा, ये DOL कर दिया इसने और OR यहाँ पर कर दिया। तो अगर आप चाहते हो आपके वर्ड्स ब्रेक हों तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ड ब्रेक, ब्रेक ऑल। फिर इसके बाद एक टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी होती है। लेटर से मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर डाल दूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और आप देखो ये सेंटर हो गया। अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो ये चला जाएगा फॉर श्योर। तो मैं जो H2 है इसके अंदर इसको डालूंगा और मैं कहूँगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर रहा है और मैं इसको अपना ले रहा हूँ प्रॉपर्टी को, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं कोडिंग कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर अबाउट फॉन्ट सेंटर हो गया, ठीक है। आई होप कि यार ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। तो यार ये थी सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर आप लोग चाहते हो अच्छी वेबसाइट्स बनाना तो टेक्स्ट के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग अपने टेक्स्ट को जो है कंट्रोल कर पाओगे। तो यार ये थी टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आप लोगों को दूंगा जहाँ पर आप लोग को एडिशनली सीखने को मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में। और ये सब जितना मैंने पढ़ाया इस वीडियो में, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगी आप लोगों के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि अब कलर्स की तरफ मूव करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कलर्स किस तरह से काम करते हैं। तो लेट्स डू वन थिंग यार, एक colors.html के नाम से एक और HTML फाइल बनाते हैं, क्योंकि यार थोड़ा वहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कहूँगा रायता फैला दिया है, ठीक है, फॉन्ट समझते वक्त। क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ गुड वेबसाइट, जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये बनाई है। एंड हम बनाएंगे यार, अच्छी वेबसाइट भी बनाएंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो आ जाओ यार, अब कलर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग डालूंगा कलर्स, और यार इसकी भी थोड़ी हेडिंग डाल देता हूँ फॉन्ट्स। मुझे पता है ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो थोड़ी बहुत खूबसूरती तो दे सकता हूँ उसको टाइटल डालकर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगा स्टाइल। उप्स, मैं स्टाइल क्या इसको कैपिटल पता नहीं क्यों कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा H1 लेट्स लर्न अबाउट कलर्स। अब मान लो मुझे H1 का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कहूँगा H1, मैंने यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करके मैं कलर रेड कर दूंगा, ठीक है, COLOR और रेड। एंड ऑब्वियसली यू गेस इट राइट, यहाँ पर जो इसका कलर है, मैं colors.html को प्रीव्यू करना चाहता हूँ। हाँ, हो गया। लेट्स लर्न अबाउट कलर्स जो है यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि ये रेड कलर से आ गया, नो सरप्राइज इज देयर। अब क्या मैं इसको ऑरेंज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ, ऑरेंज। और आप यहाँ पर देखो इसका कलर ऑरेंज हो गया। ऐसे कौन कौन से कलर कीवर्ड्स है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अब देखो ये कलर कीवर्ड्स होते हैं, हो सकता है कि जो कलर आपके दिमाग में हो वो कलर कीवर्ड हो ही ना CSS में, ऐसा भी होता है। और मैं फंसा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, इतना फंसा हूँ ना इन चीज़ों में कि यार मेरे दिमाग में कोई कलर चल रहा है, ठीक है, जैसे कि लाइट ब्लू चल रहा है, मैंने लाइट ब्लू लिख दिया यहाँ पर। तो मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ डार्क येलो, मैंने यहाँ पर डार्क येलो लिखा है, और आप देखो ये नहीं आ रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा यार डार्क येलो है ही नहीं? क्योंकि आप लोग को अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, तो डार्क रेड होता है क्या? हाँ, डार्क रेड होता है। क्या डार्क ग्रे होता है? डार्क ग्रे भी होता है यार, डार्क ग्रीन भी होता है। तो डार्क येलो क्यों नहीं होता है भाई? ये क्या नाइंसाफी है? तो क्या होता है कि CSS के अंदर कुछ कलर कीवर्ड्स होते हैं, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कोड पेन आप लोग को दिखाता हूँ। वो कोड पेन आपको रटनी नहीं है बाय, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा कहूँगा कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको रटनी नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलिस ब्लू, एंटीक वाइट, एक्वा मरीन, एज्योर, ब्लू, और ये सारे कलर जो हैं, जो कलर होते हैं CSS में, उसकी एक कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट है। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को जस्ट आप लोगों के देखने के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है इसको बैठ के, ये मत सोचना कि यार अब मैं याद करने बैठ जाऊँ इसको, नहीं, मुझे पता है आप समझदार हो और आप ऐसा करोगे भी नहीं। तो ये होते हैं हमारे पास कलर कीवर्ड्स। तो एक तो सबसे ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए, मैं इसका एक अच्छा कलर डाल देता हूँ, डार्क रेड। एक तो सबसे ईजी हमारे लिए तरीका है, यहाँ पर इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी, यहाँ पर कलर कीवर्ड का इस्तेमाल करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो कलर्स तो मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर आपको किसी ने देना है, मान लो उसने आपको हेक्स कलर कोड दे दिया। अब हेक्स कलर कोड क्या होता है? हेक्स कलर कोड कोड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब मैं आप लोगों को 3 तरीके बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं कलर को दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक
इनफैक्ट पैराग्राफ लिखता हूँ, मैं लिखूँगा कलर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन, और यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा एक OL के अंदर एक लिस्ट आइटम डालूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर कोड्स, ठीक है, सॉरी कलर कीवर्ड्स, और यहाँ पर हेक्स कलर कोड्स, एक LI एक लिस्ट आइटम मेरा है हेक्स कलर कोड, और फिर इसके बाद एक और LI मैं यहाँ पर डालूंगा RGB, फिर एक और LI डालूंगा RGBA, और फिर एक और LI डालूंगा वो है HSL ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि सबसे पहला तरीका क्या है, तो कलर कीवर्ड्स के थ्रू अगर मुझे करना है तो आपको मैंने दिखा दिया कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसी कलर को यूज़ कर सकते हो एक हेक्स कलर देके। अगर मैं यहाँ पर कलर लिखूँ, मैं यहाँ पर हैशटैग लिखूँ और मैं FFAB, इनफैक्ट मैं रैंडम कलर नहीं चुनूंगा, मैं जाऊँगा हेक्स कलर कोड, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे कलर्स के हेक्स कलर कोड आ गए। आपको किसी भी कलर का एक हेक्स कलर कोड दिया जा सकता है, और एक हेक्स कलर कोड को जनरेट करने का तरीका देखो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। और अगर आप मान लो आपको ये वाला कलर लेना है, मान लो मुझे ये कलर पसंद आ गया, वाह कितना अच्छा कलर है, मान लो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा इस हेक्स कलर कोड को, ठीक है, और एग्जैक्टली यही कलर मुझे जनरेट करके दे देगा। तो हैश के बाद मैं ये लिख दूंगा, और आप अब यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर यहाँ पर आ गया। तो हेक्स कलर एक तरीका है कलर को रिप्रेजेंट करने का जो कि हेक्स वैल्यूज़ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर हेक्स कलर का RGB इक्विवेलेंट भी होगा, अगर वो एक बहुत कॉमन कलर है जैसे रेड तो उसका कलर कीवर्ड इक्विवेलेंट भी होगा। तो किसी भी कलर को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको उसका कोड दिया जाएगा। अब वो कोड आपको RGB में दिया जा सकता है, वो कोड आपको एक कलर कोड कलर कीवर्ड के थ्रू दिया जा सकता है जैसे रेड, ब्लू, या फिर आप लोगों को दिया जा सकता है वो RGB, RGBA या HSL में। तो ये तो हेक्स कलर कोड हो गए। अब मैं बताऊंगा RGB किस तरह से यूज़ होता है। अगर आप लोग को RGB इस्तेमाल करना है तो आप लिखोगे कलर और RGB, और यहाँ पर रेड की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक, जैसे मान लो मैं 23 लिख दूँ, ग्रीन की वैल्यू 0 से 255 तक, और यहाँ पर ब्लू की वैल्यू 0 से 255 तक, और देखो ये वाला कलर बना। अब आप इस पर होवर करोगे ना अगर, तो आप लोग को एक ये दिखेगा, और आप इसके थ्रू कोई भी कलर जनरेट कर सकते हो। देखो ये RGB की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है नीचे, तो कोई भी कलर आप लोगों को जनरेट करना है तो आप कर सकते हो। तो ये RGB वैल्यूज़ से, यानी कि अगर रेड इतना हो, ग्रीन इतना हो, ब्लू इतना हो, तो ये कलर बनता है, ठीक है। अगर आपको वाइट बनाना है तो 255 255 255 सारे कलर्स डाल दो, वाइट बन जाएगा। ब्लैक बनाना है तो कुछ डालो ही मत, अंधेरा 0 0 0, ठीक है। और बीच की वैल्यूज़ से अलग अलग कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो RGB से एक पर्टिकुलर कलर बन जाता है, यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक तरीका है कलर्स को रिप्रेजेंट करने का। एक और तरीका कलर को रिप्रेजेंट करने का है RGBA, और RGB में सेम होता है, RGBA में RGB की तरह सेम होता है, बस एक चीज़ बदलती है, वो है अल्फ़ा। और ये अल्फ़ा वैल्यू क्या होती है, ये 0 से 1 तक वेरी करती है। अगर मैंने इसको 0.5 कर दिया, आप लोग को दिखाता हूँ मैं, और मैं इसको ऐसे करूँ तो मैं इसको देखो ऐसे करके 0 से लेकर 1 तक इसको कर सकता हूँ। आप देखो ये चेंज हो रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है, अगर मैंने 1 कर दी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप देखो अल्फ़ा को अगर मैंने जैसे इतना कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फ़ा क्या होती है बेसिकली, इसकी ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी को कम कर दूंगा, बिल्कुल कम कर दिया अगर, तो ये कलर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देखो बिल्कुल लाइट हो गया, एकदम लाइट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक HSL इक्विवेलेंट होता है एक कलर का, और मैं आपको अगर मुझे बताना हुआ कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, देखो यार सबसे ज़्यादा तो ये कलर कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो होता है हेक्स कलर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो लोग जो कि डिज़ाइंस बनाते हैं वो लोग अपने डिज़ाइंस में ज़्यादातर हेक्स कलर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो लोग हेक्स कलर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम जैसे डेवलपर्स को एग्जैक्ट कलर को अपने डिज़ाइन में HTML में CSS के थ्रू लाने के लिए उनके हेक्स कलर कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है जो वैल्यू हमें मिली है बस हमें वो यूज़ कर लेनी है। अगर हमको बोला है भाई RGB कलर है, हाँ ठीक है भाई दे दो, वैल्यूज़ क्या है लगा देंगे हम। अगर आपके बॉस ने आपको बोला भाई RGB है, वैल्यूज़ ये के थ्रू रेड कलर यूज़ करना, हाँ भाई ठीक है ये वाला करेंगे, एग्जैक्ट वही कलर बनेगा, आप जहाँ भी बना लो। अगर किसी डेवलपर ने एंड्रॉयड ऐप में एक पर्टिकुलर कलर यूज़ किया है, उसी डेवलपर ने अपनी वेबसाइट में वही कलर अगर यूज़ करना है तो एग्जैक्ट कलर कोड ले आए, या तो हेक्स कलर कोड, या फिर वो RGB का ये ले आए वैल्यूज़, या फिर वो RGBA की वैल्यूज़ ले आए। कभी कभी HSL भी इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूँ कम इस्तेमाल होता है। मैं पर्सनली अपनी वेबसाइट्स में HSL इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है, बट HSL जो है वो यूज़ में आता है। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा HSL में H होता है ह्यू, जो कि टाइप ऑफ कलर को रिप्रेजेंट करता है। S का मतलब होता है कि कितनी इंटेंसिटी है, प्योरिटी है, और जो L होता है वो लाइटनेस को डिटरमिन करता है। अब आप देखो HSL कलर कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कलर को और आप लोग को यहाँ पर लगा कर दिखाऊंगा। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ HSL टू बी ऑनेस्ट, बट कभी कभी मुझे दिए जाते हैं कलर्स तो भाई लगाने पड़ते हैं। तो इस HSL से ये वाला कलर बना, ठीक है। और आप ऑब्वियसली यहाँ पर होवर करके अगर इसको चेंज करोगे तो ये HSL में ही चेंज करेगा इसको। देखो अगर
अगर मुझे चेंज करना है यहाँ पर देखो ये अल्फ़ा भी आप इसमें दे सकते हो, तो HSLA भी होता है एक, लेकिन अगेन यार इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट यू शुड नो कि HSLA भी होता है, आप इसमें अल्फ़ा वैल्यू भी दे सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं HSLA भी ऐड कर सकता हूँ, बट अगेन यार हम अल्फ़ा को 100 ही रखेंगे और HSL ही इस्तेमाल करेंगे अभी के लिए, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो यू हैव फुल क्रिएटिव कंट्रोल ओवर कौन सा कलर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कलर। बैकग्राउंड में अगर कलर ऐड करना है तो हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर में, एंड एक्जैक्टली जिस तरह से कलर मैंने दिया उस तरह से आप लोग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को बैकग्राउंड कलर में ये देना है तो आप RGB की वैल्यू दे सकते हो, HSL की दे सकते हो, RGBA दे सकते हो, आप कलर कीवर्ड्स दे सकते हो, आप हेक्स कोड्स दे सकते हो, स्काई इज़ द लिमिट, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर योर चॉइस, ठीक है, आप बोलोगे इट्स माई चॉइस, मैं जो भी कलर यूज़ करूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो ऑब्वियसली, तो अगर आप किसी और की बना रहे हो तो वो बोलेगा फिर इट्स माई चॉइस, तुम डेवलपर हो, चुपचाप बनाओ वेबसाइट, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे कलर यूज़ करो। अब बॉर्डर कलर और आपका टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर, जो कलर जहाँ भी पूरी CSS में होता है, ठीक है, बॉर्डर का कलर होता है, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, जहाँ जहाँ हम कलर्स को पढ़ेंगे वहाँ वहाँ हम इस तरह की वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट कलर्स इन CSS। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि HSL को किस तरह से रीड करना है, एग्जैक्टली ये वैल्यूज़ को ट्विक करके एक पर्टिकुलर कलर कैसे बनाना है, तो यार वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन लेसन्स की तरफ चली जाएंगी चीज़ें। आप लोग को यहाँ पर जो आपका उद्देश्य होना चाहिए मैं वेबसाइट अच्छी कैसे बनाऊँ। तो आई होप कि इस लॉन्ग वीडियो में फॉन्ट और कलर्स मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे यार वीडियोस छोटे हो रहे हैं, तो सोचा यार एक लॉन्ग वीडियो भी आप लोगों को दिया जाए, ठीक है। तो मैंने फॉन्ट्स एंड कलर्स आज के वीडियो में एक बार में आपको बताने की कोशिश करी है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं इस कोर्स में। और यार लोग प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं कर रहे हो, वीडियो को भी लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, जो कि काफ़ी गलत बात है मेरे हिसाब से। आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करो इसको अभी के अभी, यहाँ क्लिक करके सेव करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपने गांव और ताऊ दोनों की ज़मीन मेरे नाम करके मुझसे अगले वीडियो में मिलने की तैयारी करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।